हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ। अब समझते हैं पदार्थ क्या है। हमारे आसपास जितने भी सजीव या निर्जीव वस्तु सभी दिखते हैं वो सभी पदार्थ हैं, क्योंकि वे सभी छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने हुए हैं। पदार्थ जो सभी छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं उन्हें पदार्थ कहते हैं। अब हम देखते हैं, अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। जिस समय में हम लोग सांस लेते हैं, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, पत्थर, पेड़ पौधे, चंद्रमा, सूरज, तारे, पृथ्वी, ये सभी पदार्थ हैं जिनमें आयतन होता है, वे पदार्थ होते हैं। अब पदार्थ की परिभाषा समझते हैं। देखिए, पदार्थ किसे कहते हैं। संसार में सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती है, जिनका कुछ द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। जैसे हवा, जल, पुस्तक, पेन, बर्तन इत्यादि। अब आगे इन्हें आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जैसे हवा, जल, आग, आकाश और पृथ्वी। उनके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वे सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी तरह से वर्गीकृत किया था, लेकिन आधुनिक विज्ञान में आधुनिक काल में जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, वैसे वैसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया, उनके भौतिक गुणों के आधार पर और उनके रासायनिक गुणों के आधार पर। तो इस चैप्टर में हम लोग पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा यह थी कि पदार्थ लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों, लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है, परंतु अन्य विचारधारा यह मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से, महीन महीन कणों से मिलकर के बने हुए हैं। अब हम आगे देखते हैं क्रियाकलाप। एक 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगाएं और दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ से जल में घोल दें। जल का स्तर में बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, यह कहाँ गायब हुआ, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? तो देखिए, जब हम जल में नमक या शर्करा, जिसे वो चीनी बोलते हैं, को घोलते हैं तो क्या होता है कि जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आता। ऐसा इसलिए होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो जल के कणों के बीच में भी रिक्त स्थान होता है और चीनी के कणों के बीच में भी रिक्त स्थान होता है। तो जिसके वजह से जो दोनों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, तो क्या करता है कि एक दूसरे के कण में रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनके कणों के जो जल का स्तर उसमें वृद्धि नहीं होता और वो एक दूसरे के कणों के बीच के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। देखिए, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। देखिए, है ना, जल और नमक मिलाया जा रहा है। अब जल में नमक मिला करके मिला दिया जा रहा है। जल में नमक पूरी तरह से मिल चुका है। तो क्या हो रहा है, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो क्या होता है, जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान में समावेशित हो जाता है। अब देखिए, पदार्थ के कण, ये कण कितने छोटे होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोलें
इस घोल में से 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला दें। अब ये काम 3-4 बार करें कि 100 ml पोटेशियम परमैंगनेट के घोल 100 ml पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के कण को घोले टुकड़े को, और उसको क्या करें कि 90 ml दूसरे जल शुद्ध जल, उसमें क्या करें कि जो घोल है उसमें से 10 ml उस जल में मिला दें। फिर क्या करें कि फिर 90 ml पानी लें और फिर उस घोल को उस अगले पानी में मिला दें। तो क्या होगा, उस तरह से 2-3-4 बार क्रम दोहरा, तो क्या होगा कि धीरे धीरे पोटेशियम परमैंगनेट तनुकृत होते जाएंगे, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के कण जल में कम होते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जल का रंग हल्का होते चला जाएगा। देखिए ये 100 ml जल में पोटेशियम परमैंगनेट टुकड़ा घोला, उसके बाद शुद्ध जल में इसमें से 10 ml निकाला, उसमें घोल दिया, उसके बाद 90 ml शुद्ध जल में से फिर इसमें से 10 ml निकाल के इसमें घोल दिया, फिर 90 ml शुद्ध जल लिया, उसमें से निकाला। देखिए पहले तो शुद्ध जल था, और इसमें घोलने के बाद इसका रंग देखिए कलर किस तरह से, फिर इसका कलर हल्का पड़ते जा रहा है। तो इसका इसलिए हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे पोटेशियम परमैंगनेट के कणों की संख्या में कमी हो रही है। देखिए यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत सी अधिक मात्रा में रंगीन हो जाती है। इससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। अब ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटॉल भी हम इस क्रियाकलाप में कर सकते हैं। लगातार तनुकृत करने पर भी हमें महक मिलती रहती है तो नहीं, अगर लगातार तनुकृत करते रहेंगे तो उनकी महक धीरे धीरे कमते जाएगी। इसमें देखिए इससे हम यह साबित होते हैं कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण देखिए, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जैसे नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी, नींबू पानी बनाते हैं तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, एक दूसरे में समावेशित हो जाते हैं। इसे दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अपनी कक्षा में एक अगरबत्ती लीजिए बुझी हुई और उसका सुगंध लेने का प्रयास कीजिए तो उसके नज़दीक जाना पड़ेगा, लेकिन उसी अगरबत्ती को जला दीजिए तो उसकी खुशबू आपको बहुत दूर से ही आता है। इसी प्रकार ठंडे खाने का भोजन का सुगंध लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है, लेकिन गर्मा गर्म खाने का सुगंध हमें दूर से ही आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब पदार्थ के कण जितना ज़्यादा गर्म होते हैं तो उनमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से हमें गर्मा गर्म भोजन की गंध, खुशबू या फिर जलती हुई अगरबत्ती की सुगंध हमें दूर से ही आ जाती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। समझे? इसे आप लोग नोट कीजिएगा। उपरोक्त क्रियाकलाप में से हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेशन के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना ही विसरण कहा जाता है। अब देखिए विसरण किसे कहता है? दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। इसे आप लोग नोट कीजिएगा।
भी पता चलता है कि गर्म खाने करने पर विसरण तेज हो जाता है, ऐसा क्यों? अब हम आगे देखते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ का बैंड में कील पर हथौड़े मारकर या काट कर या खींच कर उसे भंगुर का प्रयोग करने का प्रयास करें। इन तीनों में किसके कण सबसे अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? देखिए, चौक को अगर तोड़ने का प्रयास कीजिएगा तो आसानी से टूट जाएगा। अगर रबड़ का बैंड है तो इसे खींचिएगा तो क्या होगा? तो फैल जाएगा, फिर उसको छोड़ दीजिएगा तो फिर से पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा। लेकिन उस पर अगर ज़्यादा ताकत लगा दीजिएगा तो टूट जाएगा। लेकिन लोहे का कील को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी। तो इससे ये साबित होता है कि चौक के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम है, जबकि रबड़ के कणों के बीच चौक से ज़्यादा आकर्षण बल है और लोहे के कणों के बीच रबड़ तथा चौक से ज़्यादा आकर्षण बल है। अब देखिए, एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास कीजिए। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? देखिए, मानिए कि एक थाली है, इसमें जल के कण लेने हैं। अब क्या है कि इसको बीच से काटेंगे तो क्या होगा कि इधर का जो जल का कण है, तो अगर इस तरह से अगर हम काटते हैं, इधर से पानी इधर जाएगा, फिर इधर से इधर पानी जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, फिर पूरी तरह से कट नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पानी के कण इधर से भी इसको आकर्षित कर रहे हैं, इधर से भी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से जल का कण नहीं कट रहा है। यहाँ क्या लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है, कणों के बीच में आकर्षण बल। देखिए, पदार्थ के गुण, पदार्थ के निम्नलिखित गुण हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, जिससे ताप बढ़ाने पर इनकी गति और तेज हो जाती है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगर कभी एग्जाम में आएगा पदार्थ के गुण तो लिख लीजिएगा। अब आगे, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध। इसे हम लोग नोट करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, पेज नंबर 4 का प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। देखिए, इसमें कुर्सी पदार्थ है क्योंकि कुर्सी लकड़ी से बना होता है और लकड़ी छोटे छोटे महीन महीन कणों से मिलकर के पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ये पदार्थ है। वायु, वायु भी पदार्थ है। यहाँ पर स्नेह, स्नेह का मतलब एक तरह का भावना है, ये पदार्थ नहीं है क्योंकि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के नहीं बना होता। गंध, गंध भी पदार्थ नहीं है, इसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। फिर आज घृणा, घृणा भी पदार्थ नहीं है क्योंकि एक भावना है, मनोवैज्ञानिक भावना। बादाम, बादाम एक पदार्थ है। विचार, विचार हमारी सोच या आपकी सोच, ये पदार्थ नहीं है, ये एक भावना है। शीत, शीत भी पदार्थ नहीं है, शीत का मतलब ठंडा, तो क्या उसे हम महसूस सिर्फ करते हैं। शीतल पेय, तो क्या है? शीतल पेय तो ये पदार्थ है, जैसे कोको कोला वगैरह पीता है, कोई थम्स अप वगैरह पीता है, तो क्या है? ये पदार्थ है। इत्र की सुगंध, इत्र तो पदार्थ है लेकिन इत्र की जो सुगंध है वो पदार्थ नहीं है। अब निम्नलिखित परीक्षणों के कारण बता। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गर्मा गर्म खाने में ठंडे खाने के कणों की अपेक्षा अधिक गतिज ऊर्जा होती है, जिससे गर्म खाने के कणों का विसरण हो जाता है। लेकिन ठंडे खाने के कणों में गतिज ऊर्जा कम होने के कारण ठंडे खाने में कणों में विसरण नहीं होता है।
जिसे गर्मा गर्म खाने की गंध दूर से ही प्राप्त हो जाता है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। इससे पदार्थ का कौन सा गुण परीक्षित होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। देखिए, जब भी आप भी हो सकता है कि कभी नदी में या फिर तालाब में तैरे होंगे, तो क्या होता है कि जब आप उसमें तैरने का कोशिश कीजिएगा तो आप आगे बढ़िएगा तो पानी को अलग कीजिएगा, लेकिन पानी क्या होता है पीछे साइड से फिर से एक दूसरे को आकर्षित करने लगता है। पानी एक दूसरे को, तो क्या है, पानी के कण एक दूसरे को आकर्षित करे तो क्या है, इसमें पदार्थ का आकर्षण बल काम कर रहा है। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है? पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, जिससे आप ताप बढ़ने पर उनकी गति और बढ़ जाती है। इसे नोट कीजिएगा आप लोग। देखिए, पदार्थ की अवस्थाएं, अपने आसपास की पदार्थों को ध्यान से देखें। ये कितने प्रकार के होते हैं? हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। देखिए, आप लोग 6 क्लास में भी पढ़ेंगे, 7 में भी, 8 में भी। पदार्थ के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जैसे जल में, जल का है तो द्रव रूप अवस्था में है। अगर बर्फ बन गया तो ठोस रूप में हो गया, और अगर वाष्प बन गया तो गैस अवस्था में, गैसीय अवस्था में आ जाता है। देखिए, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ के निम्न 3 अवस्थाएं होती है। पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैस अवस्था। देखिए, ठोस पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम है। इसके अपेक्षा जो द्रव है उसके बीच रिक्त स्थान ज्यादा है कणों के बीच, और गैस के कणों के बीच में ठोस एवं द्रव की अपेक्षा सबसे ज्यादा रिक्त स्थान। इसलिए साबित होता है ठोस पदार्थ के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ठोस पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा। उसके अपेक्षा द्रव पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस के अपेक्षा कम होगा, जबकि गैस के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस एवं द्रव दोनों के कम होगा। देखिए, अब पढ़ना है ठोस अवस्था के बारे में। तो देखिए, ठोस अवस्था में क्या है, जिसका निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, वो दृढ़ होता है, जिसका आकार नहीं बदला जा सकता है, जिसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता, ये ठोस के गुण होते हैं। देखते हैं, इन सभी में से एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नम्र संपीड़ितता होती है। बराबर बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट जाते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? तो देखिए, ये बाहरी बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन जब उस पर बाहरी बल हटा लेते हैं तो वो पुनः अपने निश्चित आकार में आ जाता है, जो पुराने आकार में। लेकिन उस पर ज्यादा बाहरी बल लगा देते हैं तो क्या होता है, वो टूट जाता है। उसी प्रकार विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेता है। क्या ये ठोस है? देखिए, जब हम विभिन्न बर्तनों में अगर चीनी को रखेंगे या फिर नमक को, तो क्या होता है, उसका आकार जरूर ले लेता है, लेकिन उनके क्रिस्टलों का आकार यानी कि चीनी के दानों का आकार नहीं बदलता। इससे यह साबित होता है कि वे ठोस है। अब तीसरा, स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? देखिए, स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें हवा भरी होती है। क्या हुआ, स्पंज में बाहरी बल लगाते हैं तो क्या होता है, उनका हवा बाहर निकल जाता है और उनका आयतन कम जाता है। लेकिन जैसे इस पर बाहरी बल हटा देते हैं तो फिर से अपने पुराने रूप में आ जाता है। इससे ये साबित होता है कि स्पंज एक ठोस है। अब ठोस की परिभाषा समझेंगे। ठोस अवस्था में पदार्थ के निम्न गुण होते हैं। पदार्थ का आकार निश्चित होता है, पदार्थ का आयतन निश्चित होता है। ठोस अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है तथा ठोस पदार्थ को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको
पर बाहरी बल लगाकर उसका आयतन को कम नहीं किया जा सकता। और हम लोग पढ़ेंगे द्रव अवस्था के बारे में, जैसे जल, खाना पकाने वाला तेल, दूध, जूस, ये सब क्या है? द्रव है। देखिए, द्रव का आकार नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए उसी का आकार ले लेता है। द्रवों में बहाव होता है, इनका आकार बदलता है, इसीलिए ये दृढ़ नहीं बल्कि तरल होते हैं। देखिए, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव का सिर्फ आयतन निश्चित होता है। ये तरल होते हैं, यानी कि नहीं जहाँ कहीं पर जो बढ़ने का गुण होता है, इसको जिस भी बर्तन में रख दीजिएगा उस बर्तन का आकार ले लेता है। अब देखिए, ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैस विशुद्ध होकर जल में घुल जाती है। ये गैस विशेषता ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। जलीय जंतु तथा पौधे के लिए अनिवार्य होते हैं। देखिए, आप लोग देखो कि मछली पानी में रहती है, अब पानी में रहती है तो पानी में तो ऑक्सीजन है नहीं, तो मछली और सांस कैसे रहती है? तो देखिए, मछली जो पानी में जो ऑक्सीजन होता है घुला हुआ, उसी को सांस लेती है। और जो समुद्री पौधे होते हैं जो जल में घुले हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को से श्वसन करके क्रिया करते हैं। इसी तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस तथा द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। यानी कि द्रव में ठोस के कण भी घुल जाएंगे और द्रव में गैस के भी कण घुल जाएंगे। ठोस की अपेक्षा द्रवों में मिश्रण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस के अपेक्षा द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान अधिक होता है। अब हम लोग द्रव के परिभाषा जानेंगे। देखिए, ये द्रव अवस्था में पदार्थ के निम्न गुण होते हैं। पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता है, पदार्थ का आयतन निश्चित होता है। द्रव अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस से कम तथा गैस से ज्यादा होता है। और द्रव को भी संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, इसे नोट कीजिएगा आप लोग। अब गैसीय अवस्था, आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे को हवा में भरता है? उससे पता लगाइए कि वह सिलेंडर में कितने गुब्बारे भरता है। देखिए, एक छोटा सा सिलेंडर से वो बहुत सारा गुब्बारा भर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस को संपीड़ित किया जा सकता है, यानी कि गैस पर बाहरी बल लगा करके उसके आयतन को कम किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि जब गैस के सिलेंडर गैस को भरा जाता है तो बहुत सारा गैस को एक छोटे से सिलेंडर में भर दिया जाता है, जिसके वजह से छोटे से सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे को भर दिया जा सकता है। देखिए, हमने देखा कि ठोस और द्रव की तुलना में गैस का संपीड़न काफी अधिक होता है। हमारे घरों में खाना बनाने वाले गैस एलपीजी या फिर अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन या फिर गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला सीएनजी प्राकृतिक गैस, नेचुरल प्राकृतिक गैस, तो ये सब क्या है, इसको संपीड़ित किया जा सकता है। अब देखिए, इस गुण से क्या फायदा होता है कि बहुत सारे गैसों को एक छोटे से टंकी में भर दिया जा सकता है, जिससे क्या होता है कि उसका परिवहन करना बहुत ही आसान होता है। उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही आसान होता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए हम जान सकते हैं क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्मा गर्म खाने की महक क्या होता है, हमारे पास कुछ ही समय में पहुंच जाते हैं। इसकी तुलना में ठोस एवं द्रवों का मिश्रण कम होता है। कणों के तेज एवं अत्यधिक गति रिक्त स्थानों के कारण गैस में अन्य गैसों का मिश्रण के कारण तीव्रता से होता है। देखिए, जैसे कि हमारे आसपास तो हवा फैला हुआ है। अब क्या होता है कि जो गर्मा गर्म खाने का जो गंध है क्या होता है, कणों के रूप में गति करता है। तो क्या होता है कि वो हवा में आसानी से फैल जाता है और हमारे नाक तक उसकी खुशबू आसानी से आती है। ये होता है कणों में विचलन के कारण।
देखिए अब ठोस, द्रव और गैस, ठोस के कणों के बीच जो दूरी है बहुत कम है। ठोस के अपेक्षा द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान ज्यादा है और इसके अपेक्षा गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ज्यादा है। इसलिए साबित होता है कि ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा, द्रव के कणों के बीच ठोस से कम होगा लेकिन गैस से ज्यादा, और गैस के कणों के बीच ठोस एवं द्रव के कणों से कम आकर्षण बल होगा। तो ठोस के कण सबसे ज्यादा मजबूत होंगे और द्रव के कण, ठोस सबसे ज्यादा मजबूत होगा, उससे कम द्रव होगा, उससे सबसे कम द्रव गैस। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों में टकराते हैं। क्या होता है, बर्तन की दीवारों पर गैस के कणों द्वारा प्रत्येक अंश क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण दीवारों पर दबाव पड़ता है। अब गैस के बारे में देखिए, गैस अवस्था, गैसीय अवस्था में पदार्थ के निम्न गुण होते हैं। पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता है, पदार्थ का आयतन भी निश्चित नहीं होता है। गैस अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम होता है। गैसीय अवस्था में पदार्थ को संपीड़ित किया जा सकता है। इसे नोट कीजिए। अब हम लोग सोल्व करेंगे आंसर क्वेश्चन। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। इसे देखिए पेज नंबर 6 का आंसर क्वेश्चन। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। जैसे देखिए, वायु है, चिमनी का धुआं है, शहद है, जल है, चौक है, रुई है और लोहा। देखिए इसमें सबसे कम घनत्व वायु का होगा क्योंकि वायु शुद्ध है। चिमनी का धुआं, चिमनी के धुआं में क्या है कि छोटे छोटे धूल के कण होंगे या फिर कोयले का कण होगा, इसका घनत्व इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा ही भारी होगा। चिमनी के धुआं से ज्यादा घनत्व रुई का होगा, चिमनी के धुआं से ज्यादा भारी होगा रुई। रुई से ज्यादा घनत्व जल का हो क्योंकि जल रुई से ज्यादा भारी होगा, और रुई जल से ज्यादा घनत्व शहद का हो क्योंकि शहद को अगर जल में डालिएगा तो शहद जल के अंदर डूब जाता है। और शहद से ज्यादा घनत्व होगा चौक का क्योंकि चौक शहद में डूब जाएगा। अभी सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा? लोहा का। पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों के होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। देखिए पदार्थ की विभिन्न अवस्था क्या है? 3 अवस्था है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। जिसको देखिए अंतर को सारणीबद्ध करते हैं। देखिए ठोस आकार निश्चित होता है, ठोस अवस्था में निश्चित आयतन होता है, स्पष्ट सीमा होती है, दृढ़ होता है। अनिश्चित आकार होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है और आयतन निश्चित होता है और सीमा अस्पष्ट नहीं, अस्पष्ट अस्पष्ट होती है, यानी सीमा स्पष्ट नहीं होती है। ये तरल होता है, इसमें बहने का गुण होता है। आकार अनिश्चित होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है, सीमाएं भी अस्पष्ट होती है, तरल होता है, इसमें भी बहने का गुण होता है। अब देखिए ठोस पदार्थ के गुणों कणों के बीच में आकर्षण बल कम है, अधिक है क्योंकि इनके बीच जो रिक्त स्थान बहुत कम है। इसके अपेक्षा द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान ज्यादा है, इसमें आकर्षण बल कम है। अब इन दोनों के अलावा गैस के बीच में ठोस एवं द्रव के अपेक्षा आकर्षण बल बहुत कम है क्योंकि इसमें रिक्त स्थान बहुत ज्यादा है। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो चलिए टिप्पणी करता है। जैसे पहला दृढ़ता पर, जब किसी पदार्थ पर बाहरी बल लगाने पर उस पदार्थ का आकार बदले तो पदार्थ की आकार ना बदले तो पदार्थ की इस गुण को दृढ़ता कहते हैं। जैसे लोहा, पत्थर कहते हैं। देखिए लोहा पर बाहरी बल लगाइएगा उसका आकार नहीं बदलेगा लेकिन वो टूट जाएगा, ये दृढ़ता। संपीड़ितता, जब किसी पदार्थ पर बाहरी बल लगाकर उस पदार्थ का आयतन को कम किया जा सके या घटाया जा सके तो उसे संपीड़ितता कहते हैं। जैसे गैस, हवा या एलपीजी गैस का सिलेंडर में गैस भरा हुआ था, तो क्या होता है इन सबको क्या होता है बहुत ज़्यादा आयतन को कंप्रेस यानी संपीड़ित करके उसको कम किया जाता है। या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर में भरी हुई हवा जैसे। देखिए तरलता, किसी पदार्थ के बह जाने के गुण को तरलता कहता है। जैसे जल, हवा, ये सब क्या बह जाते हैं। बर्तन में गैस का भरना, हम जिस भी बर्तन में गैस को भरेंगे गैस उस बर्तन को पूरी तरह से भर देगा।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैस के कण होता है ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं से भी बढ़ सकते हैं। आकार किसी पदार्थ की संरचना जिसे हम आंखों से देख पाते हैं या उस पदार्थ का आकार कहलाता है। ठोस का आकार निश्चित होता है जबकि द्रव तथा गैस का आकार बदलते रहते हैं। गति ऊर्जा पदार्थ के कणों की गति ऊर्जा कहलाती है। अब घनत्व किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहता है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। अब यहाँ पे कारण बताना है। गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देता है जिससे इसे रखते हैं, क्योंकि गैसीय पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसके कारण इनके कण एक जगह से नहीं रह पाते और इसे जिस भी बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन को ये पूरी तरह से भर देता है। दूसरा, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। देखिए, गैसीय पदार्थ के बीच लगने वाला आकर्षण बल काफी कम होता है, जिसके कारण इनके कण अनियमित गति से इधर उधर घूमते हैं और बर्तन के दीवारों से टकराता है, जिससे बर्तन की दीवारों पर दबाव पड़ता है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। देखिए, क्योंकि लकड़ी का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, ये दृढ़ होते हैं। इन पर बाहरी बार लगा करके इनका आकार को नहीं बदला जा सकता, ये टूट जाएंगे, इसीलिए लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। देखिए, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े पर हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि गैसीय पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए आप हवा में आसानी से हाथ चला सकते हैं, लेकिन लकड़ी के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिससे हम लकड़ी के टुकड़ों पर आसानी से हाथ नहीं चला सकते हैं। सामान्यतः ठोस पदार्थ के अपेक्षा द्रव्यों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल पर तैरते हुए देखा होगा, पता लगाने ऐसा क्या होता है। सामान्यतः ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव की अपेक्षा अधिक होता है, लेकिन जब जल ठंडा होकर बर्फ बनता है तो उनके कणों के बीच रिक्त स्थान में वृद्धि होती है, अतः बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाता है और बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता है। अब हम आगे देखेंगे पदार्थ क्या है, अपनी अवस्था को क्यों बदलते हैं। पदार्थ अपनी अवस्था को क्यों बदलते हैं, ये आगे के क्लास में हम लोग जानेंगे। जब तक आप हमसे जुड़े रहिए और जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके पास समय पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।